नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबरा। ये खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में अब हुस्न का जलवा सुर्खियां बटोर रहा है। भाजपा विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, मगर पुलिस महिला के आरोपों की जांच नहीं कर रही है। ऐसे में यह सवाल है कि क्या उत्तराखंड में अब महिला शक्ति की आवाज को भी अनसुना किया जा रहा है। महेश नेगी पिछले 2 साल से मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहे हैं और अब मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हूं, तो उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी पर ये आरोप उस महिला के हैं जिसके खिलाफ महेश नेगी की पत्नी ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई है, जिसे लेकर उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी की पत्नी की तरफ से देहरादून में एक महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। विधायक की पत्नी का आरोप है कि महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है, जबकि महिला की सफाई है कि विधायक महेश नेगी ने उसका शारीरिक शोषण किया। महिला की एक बेटी भी है। महिला का दावा है कि ये बेटी महेश नेगी की है और कोर्ट के जरिए डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि बेटी को इंसाफ मिल सके। मेरे पास उनकी बेटी है, मुझे डर है अपनी जान का भी। मुझे अपनी जान का, अपनी बेटी की जान का, दोनों की जान की परवाह है और मैं उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ना चाहती हूँ। अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। मेरी बेटी का डीएनए अगर उनसे मैच होता है तो मैं अपनी बेटी को वो सारे हक दिलाना चाहती हूँ जो एक बेटी को मिलने चाहिए। इस मामले में अभी तक पुलिस को 4 शिकायतें मिल चुकी हैं, जिनके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन महिला के आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस पर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा एप्लीकेशन दी जा रही हैं और क्योंकि इस प्रकरण में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही हैं हम लोग थाने को मार्क कर रहे हैं कि वो जो भी फैक्ट्स उसमें आ रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करें। और इसके साथ साथ जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के बात है, कंसर्न है, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और जो सीओ नेहरू कॉलोनी उनको डायरेक्ट किया हुआ है कि जो कंसर्निंग पक्ष हैं, जो सिक्योरिटी के बारे में जो जिनका कंसर्न है, उसको लेकर के जो भी पुलिस तरफ से कार्रवाई अपेक्षित है इमीडिएटली की जाए। महिला से इस बारे में थाने में बुलाकर पूछताछ भी की गई, लेकिन महिला का आरोप है कि उस पर पुलिस प्रेशर बना रही है। मुझे थाने में बुला के मेरे पे प्रेशर बनाया उनने कि अब तुम किस तरह से निपटना चाहती हो। भाजपा के विधायक पर गंभीर आरोप है। मसला महिला से जुड़ा है। पार्टी संगठन का कहना है कि अगर आरोप सिद्ध हुए तो महेश नेगी पर कार्रवाई जरूर हो। जो भी मामला है उसकी जांच की जाएगी। पुलिस जांच कर रही है, जांच होगी तो भी निर्णय होकर आएगा, जो भी विषय निकल के आएगा। उसने आरोप लगाया है तो लिखित के पुलिस को देगी, तो उसकी पुलिस जांच करेगी। संगठन में अगर विधायक आरोपी पाया जाता है तो विधायक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पुलिस से ये सवाल पूछ रही है कि इस मामले में जितनी जल्दी महिला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उतनी जल्दी महिला के आरोपों की जांच क्यों नहीं की गई। विधायक की पत्नी की शिकायत पर तो फौरन एफआईआर हो गई, लेकिन महिला के आरोपों की गंभीरता से जांच क्यों नहीं हो रही है। देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर इस मामले पर विधायक पर आरोप लगाने वाली महिला से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता रवि केंतुरा ने। द्वाराहाट विधायक प्रकरण सुर्खियों में है। मामला ब्लैकमेलिंग से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जिस आरोपित महिला पर ये ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए थे, उन्होंने संगीन आरोप विधायक पर लगाए हैं। मामला शुरू हुआ और विधायक की पत्नी ने जो पहली तहरीर दी, उसमें महिला पर जो आरोप थे उसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जो आरोपित महिला है, उन्होंने विधायक पर भी शारीरिक शोषण के संगीन आरोप लगाए हैं। ऐसे में वो महिला हमारे साथ हैं जिन्होंने ये विधायक पर आरोप लगाए हैं और उन पर आरोप है ब्लैकमेलिंग का। मैम, क्या है पूरा मामला और आप पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है? विधायक की पत्नी ने कहा है आपने ब्लैकमेलिंग की है, 5 करोड़ रुपये मांगे।
नहीं, उनने मेरे पे जितने भी आरोप लगाए हैं वो सारे झूठे हैं, लेकिन मैं इस बात को कह रही हूँ, वो मेरे बच्ची के पिता हैं, उन्होंने उनके साथ डीएनए टेस्ट मेरी बच्ची का होना है, जिस चीज़ को वो करने को तैयार नहीं है। अगर वो इतने सच्चे हैं, उन्होंने मेरे पे आरोप लगाए हैं, अगर इतने सच्चे हैं तो सामने आए, खुल के डीएनए टेस्ट करवाएं बच्ची का साथ और सत्यता को सामने लाएं, क्या बात सत्य है। आपने क्या तहरीर दी है पुलिस में? मैंने यही दी है, जो बातें हमारे बीच 2018 से अभी तक हुई हैं, जैसा जैसा आज तक चलते आया है, वो सब बातें मैंने उसमें लिखी हैं, कहाँ कहाँ हम लोग गए हैं, सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं, और मेरी बच्ची का डीएनए टेस्ट उनके साथ होना चाहिए, ये बात भी मैंने लिखी है, जिसमें अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। क्या लगता है कि पुलिस में आपने, क्योंकि बहुत संगीन आरोप आपने विधायक पर लगाए हैं, आप पे भी आरोप लगे, आप पे मुकदमा दर्ज हुआ, विधायक पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है अभी, उसके पीछे पुलिस क्या वजह बता रही है? पुलिस मुझे कोई वजह नहीं बता रही है, वो मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं कर रही है। आपको विधायक के द्वारा कोई प्रलोभन दिया गया था जिस दौरान आप उनके साथ रहे? क्या कुछ वो 2 वर्ष तक आपने कहा कि शारीरिक शोषण किया गया, ज़बरदस्ती किया गया, अलग अलग जगह आपको ले जाएगा? बिल्कुल, बोलते थे हम हमेशा साथ में रहेंगे, कोई अगर सपोर्ट ना करे मैं साथ में हूँ हमेशा, इस तरह की बातें वो मुझे बोलते थे, और अब वो इस चीज़ को मानने से बिल्कुल मना कर रहे हैं कि नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं बच्ची मेरी नहीं है, तो इसलिए उनको डीएनए टेस्ट इसमें करवाना चाहिए। अब क्या आपने ये भी कहा है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे अगर यहाँ से आपको नहीं मिलता है न्याय? बिल्कुल, मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। जब पुलिस इस चीज़ की एफआईआर नहीं कर रही है तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है, उसके लिए चाहे मुझे जहाँ जाना पड़े मैं वहाँ जाऊंगी। परिवार ने कहा कि उनके पास चैटिंग है इस तरीके की, आप उसमें पैसे की डिमांड कर रहे हैं होटल्स में, ये सब चीज़ें क्या हैं जो आप पे आरोप लग रहे हैं? मेरी चैटिंग बस उनके पास सिर्फ यही है कि मेरी बच्ची के लिए वो मुझे 5 लाख रुपए का लालच दे रही थी कि 5 लाख रुपए लेके सब कुछ निपटा दो, तो मैंने ये बोला कि आप 5 लाख की बात कर रहे हो, मैं अपनी बच्ची को 5 करोड़ में भी नहीं दूंगी। तो इस वजह से उन्होंने आपको कहा है कि आप 5 करोड़ रुपए उनसे मांग लेते हैं। तो मैम, जो पुलिस है, क्योंकि उनकी वाइफ की तहरीर पर जो है आप पे मुकदमा दर्ज हुआ, आपके साथ साथ किन किन लोगों पर और मुकदमा दर्ज किया गया? मेरे पति थे जो उन पे किया गया है, जबकि वो उन्हें जानते नहीं है, ना उनसे कभी मिले हैं, ना उनसे मेरा कोई बातचीत, ना कुछ नहीं है, सब कुछ मैं 4 तारीख को छोड़ के आ गई हूँ वहाँ पे, और मेरी भाभी है, मेरी मम्मी है, सब पे लगाया है, 4 लोगों पे लगाया है। आप महिला आयोग भी गई हैं? जी। क्या वहाँ से आपको कहा गया? महिला आयोग की जो मैम है उनने बस यही बोला कि मैं यहाँ के जो डीआईजी सर हैं उनको लेटर लिखूंगी, और अल्मोड़ा जो एसएसपी सर हैं उनको उनने लेटर लिख दिया है, 29 तक उनने जांच की मांग करी है कि करके हमें वापस भेजिए। इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहें? नहीं, बस। तो बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि ये मामला बड़ी सुर्खियों में है और ऐसे में महिला ने विधायक पर संगीन आरोप लगाए हैं। हालांकि विधायक से भी हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन विधायक इस मामले में अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका भी उनसे संपर्क भी इस तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब मामला पुलिस के पास है, जहाँ एक और महिला पर तो ब्लैकमेलिंग के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन वहीं विधायक पर जो संगीन आरोप लगे हैं 2 साल तक शारीरिक शोषण के, उसमें पुलिस आगे के एक्शन लेगी, ये एक बड़ी बात है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो सुना आपने पीड़ित महिला के क्या आरोप हैं। इस मामले पर डीएनए जांच की मांग कर रही है पीड़ित महिला। वहीं इस मामले पर महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है और साथ ही मामले को विधानसभा अध्यक्ष ने भी गंभीर माना है। महेश नेगी जी पे आरोप किसी महिला ने लगाया है, और जो मुझे मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिल रही है कि धर्मपत्नी जो अपनी महेश नेगी जी की है, माननीय विधायक जी की, उन्होंने भी कुछ उसके ऊपर आरोप लगाए, यानी एफआईआर लॉन्च की है। तो मुझे लगता है इसमें स्पष्ट रूप से एक जांच हो जानी चाहिए, और मैं जहां तक समझता हूं पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है और जांच करेगी। जांच के उपरांत जो भी इसमें निष्कर्ष निकलेगा तो तब ही मैं कह सकता हूं इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। महिला का पत्र जिस तरह से लिखा हुआ था, उससे हमें लगता है कि कहीं महिला का शोषण तो नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि लंबे मतलब काफ़ी दिनों से 1-8 साल से ये सब मामला उसका चल रहा है, और इसके लिए जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और जब वो दोनों लोग आमने सामने दोनों पक्ष होंगे, उनका पक्ष सुनने के बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ कि इसमें सच्चाई कितनी है। उधर नेता प्रतिपक्ष ने भी महेश नेगी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। इसलिए व्यक्तिगत किसके क्या संबंध थे लंबे जीवन में, ये तो जान पाना मुश्किल होता है। और मैं इस तरह के जब कोई मुद्दे आते हैं तो मैं पुरुष स्त्री को बराबर का दोषी मानती हूँ। तो इसमें स्त्री होने का कोई लाभ लेना चाहे तो मैं इसके भी पक्ष में नहीं रहती। यदि इस प्रकार के
कोई चारित्रिक आरोप है तो इसमें दोनों ही पक्ष जिम्मेदार होते हैं। उसकी जांच की जाए, कानूनी आधार पर जो दोषी है उसे सजा दी जाए। वहीं महेश नेगी के मसले को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि महेश नेगी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। कोटद्वार में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो में एक चिता पानी के सैलाब के बीच बहती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो दुगड्डा का है, मगर एबीपी गंगा ने जब वीडियो की पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। चलिए देखते हैं ये दिलचस्प रिपोर्ट। चलती चिता को बहा ले गई नदी, देखते ही देखते पानी के साथ बह गई चिता। नदी में अचानक आया सैलाब। नदी में अचानक हलचल होती है और पानी आ जाता है। लोग चौंक जाते हैं। देखते ही देखते चिता पर जल रही लाश पानी के साथ बहने लगती है। लोगों की आंखों के सामने ही पानी चिता को बहा कर ले जाती है और वे कुछ नहीं कर पाते। कोटद्वार में सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को कोटद्वार के दुगड्डा का बताया जा रहा है, मगर एबीपी गंगा ने वीडियो की पड़ताल की। मामला संदिग्ध लगा। हमारी पड़ताल वीडियो में सुनाई दे रही ऑडियो से शुरू हुई। कुछ लोग एक सूखी नदी के बीच शव का दाह संस्कार कर रहे हैं, मगर तभी अचानक नदी में पानी बहकर आता है। इसी दौरान इस वीडियो में कुछ लोग बोलते सुनाई देते हैं। फर्स्ट हो यार यस्तो बाढी देखेको। अब हाँसी पनि रोएको के चाहिँ कस्तो बगाइदियो है निरे बगाउँदै बगाउँदै भिडियो गरी। ऑडियो को सुनकर साफ पता चल रहा है कि भाषा उत्तराखंड में तो नहीं बोली जाती, इसलिए ये वीडियो उत्तराखंड के किसी इलाके से तो नहीं हो सकता है। हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि 14 अगस्त को भी ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की गई थी, जिसमें इस वीडियो को नेपाल के इलाम जिले का बताया गया है। और जिस नदी में लोग दाह संस्कार कर रहे थे वो नेपाल की फाकचोक नदी है। मतलब साफ है कि ये वीडियो कोटद्वार का नहीं है, इसलिए ये आपके लिए भी जानना जरूरी है कि इस तरह की वीडियो को बगैर सच जाने वायरल नहीं करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए, पिथौरागढ़ में मॉनसून सीजन तबाही लेकर आया। पिछली तबाही से ग्रामीण अब तक उबर नहीं पाए हैं और फिर ये धारचूला में बादल फट गया। उधर कांग्रेस ने आपदा के बहाने प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया है। राहत बचाव काम में अनदेखी को लेकर कांग्रेस मुख्य सचिव से मिली। पिथौरागढ़ में मॉनसून की बारिश एक बार फिर से आफत बनकर बरसी है। धारचूला तहसील के जुम्मा गांव में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। जिस समय ये घटना हुई, एक ग्रामीण महिला पशुओं को चारा डालने के लिए गौशाला गई थी। इसी दौरान पहाड़ से बहकर आए मलबे में महिला दब गई। धारचूला के जुम्मा गांव में ऊपर से बादल फटा। बादल फटने से एक महिला के नुकसान हो गया। 8 परिवार खतरे की जड़ में है। उनको बहुत ही ज्यादा खतरा होने को भय है। ग्रामीणों की माने तो सुबह 6 बजे के करीब बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पानी और मलबा बहकर आने लगा। भूस्खलन की वजह से 8 परिवारों के ऊपर खतरा पैदा हो गया है। समस्या इस बात की है कि इस इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है।
जिस वजह से लोग नेपाल के सिम के जरिए अधिकारियों से बात कर रहे हैं। हमने यहाँ से धारचूला को फ़ोन किया, नेपाली BSNL का तो है नहीं, यहाँ काम ही नहीं करता है, नेपाली सिमों से हम लोग काम चलाते हैं, इतनी तो यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद जब हमने यहाँ से नेपाली सिम से बात की तो हमने SDRP की भी टीम मंगाई, SSB वाली भी आए थे, पटवारी, कानूनगो और SRB भी आए थे। इस मानसून सीजन में उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई है। इससे पहले भी मुनस्यारी के कई गांव में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई थी। कई गांव के आसपास का तो नक्शा तक बदल गया है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल आपदा को लेकर मुख्य सचिव से मिलने पहुंचा। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार को आपदाग्रस्त इलाकों की सुध लेनी चाहिए। पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला और मुनस्यारी में जिस तरीके से वहाँ पर देवी आपदा में तांडव मचाने का काम किया है, सरकार ने कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की है। सरकार का देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से विफल है। आज हम चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं कि भाई जो देवी आपदा प्रबंधन है उसको मजबूत करें और जो क्षति है उसकी भरपाई करें। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि क्या सरकार को आम लोगों की चिंता नहीं? आपदाग्रस्त इलाकों में क्यों नहीं गए सीएम? मानसून सीजन के दौरान वैसे तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बड़ी तबाही होती है। सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को होता है, लेकिन इस सीजन में तो लैंडस्लाइड की कुछ ज्यादा ही घटनाएं सामने आ रही हैं। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक के साथ देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, ABP गंगा। और चलिए उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। बने रहिए ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।